हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम आज पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप और उसकी सामान्य स्थिति और विस्तार के बारे में। ये मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं जिससे अपन रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वो शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाते और उसकी वजह से उस एग्ज़ाम टाइम में वो उसका रिवीजन नहीं कर पाते। तो मैंने यहाँ अपने हैंड रिटन नोट्स शेयर किए हैं और उसी से हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का जो उत्तरतम पॉइंट है वो है कोणा गांव, जो कि गंगानगर में पड़ता है, गंगानगर तहसील में पड़ता है। और दक्षिणतम पॉइंट है वो है बोरकुंड, जो कि कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। और इसका पूर्वतम पॉइंट है वो है सिलाना गांव, जो कि राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है, धौलपुर में पड़ता है। और राजस्थान का पश्चिमतम पॉइंट है वो है कटरा गांव, सम उप तहसील में और जैसलमेर तहसील में पड़ता है। कई बार ये ध्यान में नहीं रहता कि सम है वो तहसील है या उप तहसील। सम तहसील पढ़ लेते हैं पर ये सम उप तहसील है। तो आगे देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और उसका देशांतर देखें, देशांतरीय विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसमें राजस्थान की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या तो लंबाई चौड़ाई पूछ लेते हैं और मिलान करने वाला बता देते हैं कि कौन सी लंबाई है कौन सी चौड़ाई है, कभी इनमें डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण है वो है लंबाई, या ऊंचाई बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं, जो कि 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की चौड़ाई, चौड़ाई बोलते हैं वो है, राजस्थान की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान की चौड़ाई और लंबाई में अंतर कितना है, जो कि 43 है। कितने? 869 और 826, इसमें डिफरेंस कितना है? 800 कितना है? 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अभी पीछे 1-2 दिन पहले जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ है उसमें पूछा है कि राजस्थान की चौड़ाई और उसकी लंबाई में डिफरेंस कितना है, तो कितना है? 43 है। हम इसके साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि राजस्थान के विकर्णित विस्तार कितना है। जैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ये जो विकर्णित है ये 850 किलोमीटर का विस्तार है। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है? 784 किलोमीटर है। कितना है? 784 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि राजस्थान में जिले, संभाग और उसके पड़ोसी राज्यों से कितनी सीमा बनती है, किस किस जिले से बनती है, ये सब देखते हैं। तो हम उत्तर साइड में देखते हैं। तो उत्तर साइड में राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों की पंजाब से सीमा लगती है। और कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। 89 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के मतलब सबसे, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा बनती है, जो कितनी है? 89 किलोमीटर। फिर उत्तर और पूर्व में देखें तो हरियाणा से लगती है, और हरियाणा से कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर लगती है। और हरियाणा से 7 जिले सीमा बनाते हैं। फिर पूर्व साइड में देखें तो उत्तर प्रदेश से कितनी? 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर और 2 जिलों से लगती है। दक्षिण और पूर्व में देखें तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, कितनी? 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान है वो सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है। और इसी के अंदर कोटा और चित्तौड़गढ़ दोनों है वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। कोटा देखिए यहाँ पर भी बना रहा है सीमा और यहाँ पर भी बना रहा है, और चित्तौड़गढ़ यहाँ पर भी बना रहा है और यहाँ पर भी बना रहा है। और भीलवाड़ा की सीमा है वो सबसे कम लगती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखते हैं दक्षिण और पश्चिम के अंदर गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, जो कि 1022 किलोमीटर और 6 जिलों की सीमा लगती है। फिर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान पाकिस्तान के साथ ही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। ये पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, और उसके 9 जिले, पाकिस्तान के 2 प्रांत के 9 जिलों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। और राजस्थान के कितने? 4 जिले, कितने? 4 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब देखते हैं कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो टोटल कितनी है। जो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि पंजाब, हरियाणा,
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन पांचों के मिला के होती है 4850 किलोमीटर। जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है 1070 किलोमीटर। तो टोटल देखते हैं तो इसकी टोटल सीमा बनाता है ये 5920 किलोमीटर। तो राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा होती है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। अब हम नोट्स में देखते हैं, जो हमने मैप में देखा वही एक बार नोट्स में पढ़ते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर, जो कि कोणा गांव से बोरकुंड गांव की जो लंबाई दूरी है वो कितनी है, लंबाई, राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जिसे हम चौड़ाई भी बोलते हैं, 869 किलोमीटर। और इन दोनों का डिफरेंस ये याद रखिएगा 43 किलोमीटर, जो कि पूछा जाता है। फिर देखिए राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकिरण की लंबाई 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम तक के विकिरण की लंबाई 784 किलोमीटर। और राजस्थान का आकार है वो पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो राजस्थान का आकार क्या है, पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। और राजस्थान के आकार को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार सर्वप्रथम बताया था प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया था, प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने बताया था। और राज्य का विस्तार है वो 30 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी देशांतर देखें तो देशांतर देखते हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसमें कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि दोनों अक्षांशों के मध्य का अंतर, दोनों देशांतरों के मध्य का अंतर। तो दोनों अक्षांशों के मध्य का अंतर 7 डिग्री 09 मिनट, अंतर मीन्स 23 डिग्री 03 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट का डिफरेंस है, 7 डिग्री 09 मिनट। और देशांतर के मध्य का अंतर 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इनका जो डिफरेंस है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। इसको लगभग 9 डिग्री के लगभग मान लिया जाता है। और इस डिफरेंस को के अकॉर्डिंग हम बता पाते हैं कि राजस्थान में जो सूर्य उदय है वो सबसे पहले कहाँ होता है, सबसे लास्ट में कहाँ होता है, उनके बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो सबसे पहले है वो धौलपुर होता है, और जो धौलपुर होता है और उसके बाद में जैसलमेर में होता है। राजस्थान में सबसे लास्ट में जैसलमेर में सूर्य का उदय होता है, और इनके बीच का डिफरेंस है वो 36 मिनट है। 36 मिनट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये होता है 35 मिनट 8 सेकेंड, लगभग 36 मिनट मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। तो इनमें डिफरेंस कितना है 9 डिग्री का, और 9 चौके 36 मिनट, तो इसको 36 मिनट मान लेते हैं। फिर देखते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ग मील का उसने अपन याद तो ये करके जाते हैं और वहाँ पे वर्ग मील पूछ लेते हैं, तो हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि ये भी दिया हुआ होता है और वर्ग मील में भी दिया होता है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना होगा 1,32,140 वर्ग मील। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, 1,32,140 वर्ग मील। भारत का कुल क्षेत्रफल में राजस्थान के कुल क्षेत्र का भाग कितना है, तो राजस्थान का भारत के अकॉर्डिंग 10.41% या 1/10 भाग पर राजस्थान में विस्तारित है। और फिर देखते हैं राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, जो मैंने मैप में अभी बताई थी कि टोटल कितनी है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4,850 किलोमीटर, और टोटल कितनी है 5,920 किलोमीटर। अब देखते हैं राजस्थान के 8 ऐसे जिले हैं जो कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जो मिड के होते हैं। कौन कौन से ये मैप जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो ये मैप में आपको चलिए देखते हैं। ये हो गया नागौर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, राजसमंद, पाली, जोधपुर और नागौर, ये हो गया। तो ये 8 जिले हैं जो कि ना ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और राजस्थान का पाली जिला सर्वाधिक 8 जिलों के साथ घिरा हुआ। ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा जिला है जो कि 8 जिलों से घिरा हुआ है। देखिए जोधपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, ये करके पाली है जो कि मिड में तो नहीं है, पर मतलब 8 जिलों से घिरा हुआ है।
तो ये कई बार पूछ लेते हैं। फिर राजस्थान में 7 संभाग हैं, जिले 33 हैं। और चलिए एक बार देख लेते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं, कोटा संभाग में 4 जिले हैं, और अजमेर संभाग में भी 4 जिले हैं, और जोधपुर संभाग में 6 जिले और उदयपुर संभाग में 6 जिले हैं, और जयपुर संभाग में 5 जिले हैं। बीकानेर संभाग है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? बीकानेर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग है जो कि नवीन गठित संभाग है, जो कि 4 जून 2005 में मैम वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका गठन किया था। और जो कि भरतपुर संभाग है वो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है। कई बार पूछ लेते हैं कि मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बड़ा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर बड़ा है, क्योंकि जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो जयपुर जिस संभाग में होगा वही सबसे बड़ा होगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे कि सबसे बड़ा, तो जैसलमेर सबसे बड़ा है। तो जैसलमेर कौन से संभाग में? जोधपुर। तो जोधपुर संभाग है वो सबसे बड़ा है, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर इसमें कोटा संभाग, तो कोटा संभाग में भी 4 जिले हैं। और कोटा संभाग को सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहते हैं, क्योंकि ये पूर्वी और दक्षिणतम इस जो मैप में इस एरिया में सर्वाधिक नदियां हैं। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। अब देखते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले ये वर्गीकरण किसने किया था? सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो 1967 में डॉक्टर BC मिश्रा ने किया था। सर्वप्रथम किसने किया था? 1967 में डॉक्टर BC मिश्रा ने किया था, और 7 भागों में बांटा था। कौन कौन से 7 भागों में बांटा था? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, और चंबल बेड़। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर BC मिश्रा ने, और 1967 में किया था। फिर 1971 में डॉक्टर रामलोचन सिंह ने भी राजस्थान का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 3 श्रेणियां बताई थी। वैसे इतनी ये श्रेणियां इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक बार याद रख लेना कि 1971 में किसने किया था? डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया था। और कितनी श्रेणियां? 3 श्रेणियां बताई थी, जिसमें प्रथम श्रेणी उन्होंने 2 प्रदेश बताए थे, एक अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। द्वितीय श्रेणी में इन्होंने 3 प्रदेश बताए थे, मतलब 13 प्रदेश बताए थे। और मध्यम श्रेणी में इन्होंने 4 प्रदेश बताए थे। ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लेने से होता है कि बाई चांस आ भी जाए तो हम टिक करके आ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? 1967 में डॉक्टर BC मिश्रा ने। भौतिक प्रदेशों का विभाजन किस आधार पे होता है? भौतिक प्रदेशों को वर्गीकृत तो किया गया, पर किस किस आधार पे इनको क्या दशाएं होते हैं कि इनका विभाजन किया जाता है? तो अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में तो नहीं आता, पर कई बार पूछ लेते हैं, जैसे RS मेंस के एग्जाम में पूछ लिया, तो उनमें 5 नंबर का लिखना होता है। तो उस अकॉर्डिंग फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार, एक तो भौगोलिक दशाएं, जैसे जलवायु, नदी घाटियाँ, स्थलाकृति, मिट्टियाँ और वनस्पति। भी उस प्रदेश की जलवायु कैसी है, नदी घाटियाँ वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ की मिट्टियाँ कैसी है, और वहाँ पे जो वनस्पति है वो कैसी है। सांस्कृतिक समरूपता, जैसे समान भाषा, इतिहास, धार्मिक विचारधाराएं और राजनीतिक संस्थाओं की समानता। और विशिष्ट आर्थिक लक्षण, जैसे औद्योगिक विकास की अवस्थाएं, कृषि की प्रकृति, खनिजों के स्रोत। वर्षा प्रमुख तत्व है जो राज्य की प्रवाह प्रणाली, उसके आकार, नदियों और स्तूपों की स्थलाकृति को बनाती है। भूमिगत जल का वितरण तथा उसकी गुणवत्ता, क्योंकि कहीं पर भूमिगत जल है वो मीठा होता है, कहीं पे खारा होता है, तो उस हिसाब से मिट्टी की संरचना तथा मानव द्वारा उसकी उपयोग, समतल मैदान, फसलों के प्रतिरूप, वर्षा की मात्रा आदि। कहीं पर बारिश है वो कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, उस हिसाब से जनसंख्या का वितरण, जैसे पूर्वी मैदानी प्रदेश है वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहती है और मरुस्थल साइड में कम रहती है, तो उस हिसाब से स्थल का स्वरूप, बनावट, संरचना, परिवहन के साधन, कृषि का उपजाऊपन, ये सभी आधार हैं वो भौतिक प्रदेशों के विभाजन के आधार हैं। अब देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इनका वर्गीकरण देखते हैं, फिर एक एक पढ़ेंगे कि किस में क्या आता है। ये
इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी रेतीला मैदान, अरावली श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो पश्चिमी रेतीला मैदान है, उसमें भी 2 पार्ट हैं, महान मरुभूमि और राजस्थान बांगर। और महान भूमि में भी बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और राजस्थान बांगर प्रदेश, उसमें लोनी बेसिन, नागौर उच्च प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान ये है। अरावली श्रेणी है, तो अरावली श्रेणी को भी 4 पार्ट में बांटा गया। एक तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्य अरावली पहाड़ी प्रदेश, मेवाड़ की पहाड़ियां में बुराट का पठार और अब्बू पर्वत खंड। फिर इसमें पूर्वी मैदान थर्ड पार्ट, पूर्वी मैदान को भी 3 भागों में बांटा। फिर भरतपुर का मैदान, उत्तरी चंबल बेसिन, बनास बेसिन और दक्षिण पूर्वी पठार, उसमें भी विंध्य कगार भूमि और दक्कन का पठार। तो हम इस हिसाब से अलग अलग इनका पूरा देखते हैं और नोट्स में पढ़ेंगे इन सबको अलग अलग किस टाइप से कैसे इसका विभाजन किया गया है। सब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हमने देखा कि उसको 2 भागों में, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल, 2 भागों में बांटा गया है। तो इसे शुष्क मरुस्थल भी कहते हैं, रेतीला मैदान भी कहते हैं। इसके फिर 2 प्रकार होते हैं। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश होता है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। तो उनको ऐसे क्यों बोलते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, इसमें रेत में पूर्णतः ढका हुआ आता है, यहाँ पे दोहरे ज्यादा होते हैं, टिल्ले मुझे बोलती है ज्यादा होते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश होता है। मरुस्थल में कुछ क्षेत्र में रेत के स्थान पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और राजस्थान में पोखरण रामगढ़ के मध्य हिस्सा क्षेत्र स्थित है, जहाँ की बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वहाँ का। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र में पर्वतदार चट्टानों में लकड़ी के स्पष्ट अवशेष पाए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसलमेर का अकल वुड फॉसिल पार्क, ये सब। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तो इसके बारे में हम देखें तो थार का मरुस्थल है वो टिथी सागर का अवशेष है, जो ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं या एग्जाम में, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यह राजस्थान के लगभग 2/3 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है और जहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो अपने भारत में देखें तो 65%, जो भारत के अकॉर्डिंग जो मरुस्थल है वो राजस्थान में 65% है। और इस प्रदेश में 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 20 से 40 या 50 आप मान सकते हैं वर्षा होती है। और इस प्रदेश में शुष्क व अत्यधिक विषम जलवायु व रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सर्वाधिक आबादी का व जनघनत्व वाला मरुस्थल है और यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, ये प्रदेश का दूसरा पार्ट अर्धशुष्क मरुस्थल, इसे बांगर मरुस्थल भी कहते हैं और अर्धशुष्क मरुस्थल भी कहते हैं। इसमें लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। बांगर प्रदेश जो कि शेखावाटी का मरु प्रदेश है, घग्गर का मैदान और नागौर उच्च भूमि मरु प्रदेश। और नागौर में यहाँ बंजर व रेतीली भूमि, जिसका कारण यहाँ की मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होना है। तो नागौर में हमारे सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, जिसकी वजह यही है। और बांगर प्रदेश का शेखावाटी का मरु प्रदेश, बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। यहाँ पर कच्चे पक्के कुओं को जोड़ कहते हैं। शेखावाटी साइड में जो पानी के कच्चे पक्के कुएं बने हुए थे उनको जोड़ कहते हैं। फिर थार के मरुस्थल में वर्षा के पानी के बढ़ने से निम्न स्थलाकृति बनती है। उत्खात भूमि, बालासन, पलाया, बजाड़ा, पेडिमेंट, ये है जो कि पानी के जो बारिश का पानी होता है उससे वहाँ की जो स्थलाकृति है उनमें पानी भर जाता है और उन्हें इन्हीं नाम से बोला जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल में घास जल खनिज की एक लंबी पट्टी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, जिसे लाठी सीरीज कहते हैं और जिसकी लगभग लंबाई 60 किलोमीटर या 64 किलोमीटर का है। लाठी सीरी क्षेत्र का जो एरिया वो पोखरण से मोहनगढ़ तक का है और इसमें 3 चीज़ें होती है। इसमें घास को क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से खनिज है और उसमें जल। तो लाठी सीरी क्षेत्र में घास है वो सेवण घास है। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम लीसियस सिंडिकस है। सेवण घास, लिलोण, धामण, करड़, मुराद, अंजन घास पाई जाती है। और खनिज है वो रॉक फॉस्फेट और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें। और चंदन नलकूप स्थित है, जिसे थार का गड़ा कहते हैं। तो लाठी सीरी क्षेत्र में पूछ लेते हैं, जो ये सेवण घास होती है ये दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक पौष्टिक घास होती है। राजस्थान में थार के मरुस्थल में रेत के टीलों का वर्गीकरण। ये रेत के टीलों
को मैक्की ने तो 8 प्रकार के रेत के टीले बताए थे 1979 में। 8 प्रकार के टीले बताए थे। हेक ने 1941 में 3 प्रकार के टीले बताए और वेगनोल्ड ने 1933 में 2 प्रकार के टीले बताए थे। ये अपन को नहीं याद करना कि उन्होंने कितने प्रकार के बताए थे, पर अपन ये देख लेते हैं कौन कौन से टीले पाए जाते हैं। इनका कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नोदिद्रे कौन से होते हैं, बरखान कौन से होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सब पूछ लेते हैं। तो एक तो रेखीय या अनुदैर्ध्य टीले होते हैं। आपको थोड़ा बहुत इसमें बता देती हूँ किस टाइप से क्या होता है। तो रेखीय या अनुदैर्ध्य टीले होते हैं वो रेत की जो दिशा में पवन चलती है उसी दिशा में होते हैं, जो समकोण पर बनते हैं और इन्हें आड़े रेत के टीले भी कहते हैं। जैसे इस टाइप से बनते हैं ना दिशा के अंदर, ये वाले ये बनते हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं, जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं इन्हें आड़े रेत के टीले भी कहते हैं, अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। और इनकी ऊंचाई है वो, इनकी ऊंचाई लगभग 3 से 25 मीटर की होती है। कितनी? 3 से 25 मीटर की। और जो चौड़ाई मान ले, ये वाली इसकी चौड़ाई मान ले तो 150 मीटर। ये याद नहीं करना, बस इतना याद होता है कि किस टाइप से बनते हैं, क्या होते हैं। इन्हें अर्धचंद्राकार भी बोलते हैं। फिर आगे आता है बरखान या अर्धचंद्राकार। अब बरखान क्या होते हैं, तो ये जो अनुप्रस्थ टीले, जब छोटे छोटे अनेक अनुप्रस्थ टीले होते हैं वो मिलकर एक बड़ा रेत के टीले का निर्माण करते हैं, तो उसे बरखान बोलते हैं। ये बरखान होते हैं वो सर्वाधिक गतिशील होते हैं, मतलब ये बढ़ते जाते हैं आगे, और इनको विनाशकारी भी बोलते हैं। अब ये टीले अनुप्रस्थ टीले हैं, ये कई अनुप्रस्थ टीले मिलकर क्या बनाते हैं, बरखान बनाते हैं, अर्धचंद्राकार बनाते हैं। तो फिर ये कई मिलेंगे तो इनकी आकृति ऐसी हो जाएगी ना, तो ये हो जाएंगे अर्धचंद्राकार, इस प्रकार वाले टीले। ठीक है, ये अर्धचंद्राकार टीले हैं, ये सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं, विनाशकारी भी बोलते हैं इनको। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, ये चूरू साइड में, चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, जैसलमेर, सूरतगढ़, लुणकरणसर, बीकानेर साइड में, बाड़मेर, ओसियां, वहाँ ये पाए जाते हैं। और इनकी जो ढाल होती है ना वो ये यहाँ पे तो ढाल उत्तल प्रकार की होती है, ये उत्तल अवतल लेंस होते हैं ना, उस हिसाब से देखने से ऐसे लगता है ना। और यहाँ की जो ढाल होती है वो अवतल प्रकार की होती है। कैसी होती है? अवतल होती है, इस साइड वाली। तो अनुप्रस्थ कौन, अनुदैर्ध्य कौन से होते हैं, जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। किससे? पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, और इन्हें आड़े रेत के टीले भी कहते हैं। और बरखान कौन से होते हैं, जो कई सारे अनुप्रस्थ टीले मिलकर बनते हैं। जो अनुप्रस्थ रेत के टीले मिलकर एक बड़े रेत के टीले का निर्माण कर देते हैं तो उससे बरखान बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पूछ भी ले भी बरखान की कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, लुणकरणसर, बाड़मेर, इस साइड ये ज़्यादा होते हैं। फिर पैराबोलिक, तो पैराबोलिक रेत के टीले बनते हैं जो बड़ी बड़ी वनस्पति होते हैं, पेड़ों की जड़ की आड़ से बनते हैं। जैसे बड़ी वनस्पति हो गई, पेड़ हो गए, तो रेत पवन चलेंगे, रेत उड़ेंगी, तो इस हाड़ में जो यहाँ पे जो बनते हैं ना वो होते हैं पैराबोलिक। ये इनका निर्माण हमेशा श्रृंखलाबद्ध होता है, नियमित रूप से होता है। और इनकी स्तला करते हैं वो महिलाओं की पिन होती है ना, पिन के आकार की होती है। और ये लगभग 8 जिलों में पाए जाते हैं, जो अर्ध शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, फिर होता है तारा स्तूप। तो तारा स्तूप कौन से है, वो रेत के टीले जिनकी वायु की दिशा में एक से अधिक भुजाएं निकलती हैं। इस टाइप से देखिए, जैसे वायु की दिशा होती है तो इस टाइप से कई सारी भुजाएं निकलती है ना उनकी, इस टाइप से ये बोल देते हैं, होते हैं तारा स्तूप। ये वाले टीले जिनके वायु की दिशा में एक से अधिक, ये देखिए एक से अधिक भुजाएं निकलती हैं, वो तारा स्तूप कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक तारा स्तूप जैसलमेर के एरिया, एक तो मोहनगढ़ और पोखरण। ये कई बार पूछ लेते हैं कि तारा स्तूप ज़्यादातर कहाँ पे बनते हैं या कहाँ पे पाए जाते हैं, या फिर बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये होते हैं। और एक तो जैसलमेर में तारा स्तूप, और एक गंगानगर साइड, गंगानगर सूरतगढ़ में। ठीक है, ये रेत के टीले विशेषकर हमादा मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। हमादा कौन से होते हैं, जो चट्टानी प्रकार के होते हैं, जोधपुर, जालोर साइड के हमादा मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अवरुद्ध स्तूप होते हैं। अवरुद्ध भी होते हैं वो रेत के टीलों जो पहाड़ियों आदि की अवरोध से बनते हैं। जैसे कोई पहाड़ियाँ हो गई या फिर रेत के और टीले हो गए, तो उनके अवरोध से उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं अवरुद्ध स्तूप। फिर
आते हैं नेटवर्क। नेटवर्क वे रेत की टीले जो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक रेत के टीलों के मध्य स्थित होती हैं। ठीक है, जो अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य और पैराबोलिक रेत के टीलों के मध्य स्थित होते हैं तो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क ये बोलते हैं ना कि नेटवर्क है, नेटवर्क का अर्थ ही अपन ये समझते हैं कि जोड़ने वाला कुछ। तो ये सर्वाधिक राजस्थान में बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू में बनते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिए कि बरखान है वो चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, लुणकरणसर, बाड़मेर, ओसिया में बनते हैं। तारा स्तूप है वो जैसलमेर के मोहनगढ़। सब्र काफिज, सब्र काफिज कौन से होते हैं? जो रेत के टीलों, छोटी वनस्पति होती है, जो छोटी छोटी वनस्पति होती है ना, उनकी आड़ में बनते हैं। ये अनियमित होते हैं क्योंकि छोटी वनस्पति आज यहाँ है, यहाँ होगी, तो ये अनियमित होते हैं, जो अनियमित श्रृंखला में बनते रहते हैं। घास हो गई, झाड़ियों के विरोध से बनते हैं। इनको सब्र काफिज को क्या बोलते हैं? इनको नेवखा या लुनेट भी बोलते हैं। इनको कौन से टीले बोलते हैं? नेवखा या लुनेट भी बोलते हैं। ये 4 जिले जो सीमावर्ती जिले होते हैं ना, यहाँ पे जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं। कौन से? सब्र काफिज। ये अनुप्रस्थ, पैराबोलिक, अनुदैर्ध्य हो गए, बरखान, ये सब हो गया। आगे मरुस्थल भी होता है कि मरुस्थल को भी डिफाइन किया जाता है कि मरुस्थल कितने प्रकार के, किस हिसाब से होते हैं मरुस्थल। तो मरुस्थल भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। किस हिसाब से? एक तो होते हैं हमादा। कौन से? हमादा मरुस्थल, हमादा। दूसरे होते हैं रेग, और थर्ड होते हैं अरग भी बोलते हैं इनको, या इरग बोल देते हैं, ज़्यादातर अपन इरग ही बोलते हैं इनको, इरग। तो हमादा कौन से होते हैं? जो चट्टानी होते हैं, जहाँ पे रेत बालू नहीं होती, जैसे जोधपुर हो गया, जोधपुर, जालोर, उस साइड कौन से होते हैं? हमादा मरुस्थल होते हैं। रेग होता है पथरीला या मिश्रित मरुस्थल होता है ना, उसको रेग बोलते हैं। पथरीला हो गया, पथरीला, या फिर मिश्रित बोल भी देते हैं, मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। ये कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर और पाली, इस साइड पाए जाते हैं। और इर्ग होते पूर्णतया रेतीला मरुस्थल होता है, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि पूर्णतया ही होता है रेतीला। उसको क्या बोलते हैं? तो मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमादा बोल देते, रेग भी बोलते, इर्ग। ये ऐसे तो नहीं पूछते कि मरुस्थल कितने प्रकार के होते, कई बार ये पूछ लेते कि हमादा, रेग, इर्ग, तो इसका पता होना चाहिए क्या मरुस्थल के प्रकार। 3, हमादा, रेग, इर्ग, ये हुई है। अब मरुस्थल की विशेषताएं देखते हैं कि मरुस्थल के कौन कौन से, जैसे खनिज है तो उसमें अधातुई खनिज होते हैं, जैविक होते हैं कि कोयला, पेट्रोल, ये सब होता है उसमें। फिर वनस्पति है, तो वनस्पति घास है, कंटीली वनस्पति होती है कि मरुस्थल में तो वर्षा ही कम होती है, तो फिर यही वाली कंटीली वनस्पति मिलेंगी वहाँ पे। जलवायु होती है वो शुष्क और अर्धशुष्क होती है, शुष्क और अर्धशुष्क होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम ही, मतलब 40 सेंटीमीटर के लगभग, या 50 सेंटीमीटर से कम ही होती है। पशु, भेड़, बकरी, गाय व ऊँट मिलते हैं। कृषि मोटा अनाज होता है, जो कि मोटा अनाज लगभग खरीफ फसल में बोया जाता है, तो खरीफ की फसल ही होती है। तो लगभग, क्योंकि रबी की फसल के लिए पानी की उपलब्धता ज़्यादा होनी चाहिए, तो कृषि रबी की भी होती है। गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे नहरों की सिंचाई अधिक होती है, तो वहाँ पे भी होते हैं। लेकिन कृषि ज़्यादातर मोटा अनाज ही होता है, बाड़मेर, जैसलमेर, इस साइड। फिर सिंचाई नहरों से ही होती है। मिट्टी है वो एंटीसोल व एरिडोसोल बोला जाता है। जो यहाँ की मिट्टी है वो उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। आगे अपन मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन सी मिट्टी कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं ये सब। और अपर्दन होता है इसमें, तो ये पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक वायु प्रदन कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। न्यूनतम वायु प्रदन है वो धौलपुर में होता है, क्योंकि मरुस्थल कहाँ पे है? जैसलमेर साइड ज़्यादा है, तो जैसलमेर में वायु प्रदन सर्वाधिक होगा। और धौलपुर, जो कि जैसलमेर के अपोजिट साइड है, तो धौलपुर में सबसे कम होगा। वायु प्रदूषण भी पूछ लेते हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी सर्वाधिक अपर्दन करती है? तो सर्वाधिक जल अपर्दन करती है तो वो चंबल नदी करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम चलो मैप में समझते हैं कि उत्तर पूर्व से इसकी दक्षिण पश्चिम में ढाल किस प्रकार है। तो देखिए, पश्चिमी मरुस्थल है वो अरावली, ये अरावली है, यहाँ पे अरावली होती है, तो इसके इस साइड में होता है। तो मरुस्थल, ये जो मरुस्थल है वो 12 जिलों में है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इस साइड के। ठीक है, तो इसकी ढाल किस साइड हो गए? ये देखिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। कारण क्या है कि अधिकांश मरुस्थल नदियों का पानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहता है। तो देखिए, यहाँ से अगर देखें तो लूनी नदी है वो भी ऐसे बहती है,
इस साइड आती है, घग्गर है वो भी इस साइड से आती है, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ही आती है, दक्षिण पश्चिम की ओर ही आती है। तो और इनका विस्तार फिर इन जिलों में है, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, जैसलमेर, इस साइड अरावली पर्वतमाला के इस साइड। पर एक चीज देखिएगा कि अरावली पर्वतमाला की इस साइड है वो 13 जिले हैं, इनमें से 12 जिलों में ही मरुस्थल का विस्तार है। जो सिरोही है, सिरोही में मरुस्थल का विस्तार नहीं है। पूछते नहीं है, फिर भी अपन को याद होना चाहिए कि अरावली के इस साइड 13 जिले हैं, उनमें से सिरोही एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे ये मरुस्थलीय विस्तार नहीं है। फिर आगे देखते हैं कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसका देश में विस्तार एक तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान में भी है। और भारत में थार मरुस्थल का है वो 85% है। पाकिस्तान में कितना है? 15% है। पाकिस्तान में इसका विस्तार थार मरुस्थल का कितना है? 15% है। और भारत में कितना है? 85% है। फिर आगे देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाई मरुस्थल के विस्तार में सहायक है। मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के 12 अभी मैंने आपको बताया ना कि 12 जिलों की अरावली पर्वतमाला के इस साइड 13 जिले हैं, फिर भी सिरोही में इसका विस्तार नहीं है। और दक्षिण पश्चिमी हवाई मरुस्थल के विस्तार में सहायक थार का मरुस्थल है जो सहारा के मरुस्थल का विस्तार है। सहारा के मरुस्थल का ये नाम कई इंपॉर्टेंट, ये पूछ भी लिया जाता है कि ग्रेट पेलियो आर्कटिक, शायद वीडियो में पूछा भी होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। भारत में 142 डेजर्ट ब्लॉक है, जिनमें से 85 राजस्थान में। कितने हैं? 85 सेंटीमीटर से कम वर्षा और 25 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा। ये वर्षा किस हिसाब से देखते हैं अपन? ये जो रेखाएं होती हैं इस हिसाब से। तो इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा शुष्क मरुस्थल साइड होती है। इसमें 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाली, इसमें राजस्थान में अपन कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर से कम ही बारिश होती है। तो इन 4 जिलों में कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है इन 4 जिलों में, ठीक है। फिर 25 से 40 सेंटीमीटर तक वर्षा, उसको अर्ध मरुस्थल भी कहते हैं। उसमें 8 जिले आ जाते हैं। देखिए कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, जालोर, पाली, ये सब जो 8 जिले हैं वो अर्ध शुष्क मरुस्थल में आते हैं। इनमें बारिश पूछ ले तो 25 से 40 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। फिर है राजस्थान की औसत बारिश, औसत वर्षा कितनी है? 57.51 सेंटीमीटर। कितनी है? 57.51। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद कर लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे गुजरने वाली रेखा 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, थार मरुस्थल के पूर्वी भाग में वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर, थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग में वर्षा रेखा 10 सेंटीमीटर, थार मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली। अब ये नहीं बोलते कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, या फिर अरावली को 2 भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर रेखा है। तो 50 सेंटीमीटर से इस साइड वाले हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश है, पर मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटती है। थार मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? 25 सेंटीमीटर। अरावली के ठीक ऊपर से जाने वाली और अरावली और राजस्थान के 2 भागों को बांटने वाली कौन सी? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अरावली के पश्चिमी भाग के समांतर, अब अरावली इस स्थिति में जाती है तो उसके पश्चिम में, क्योंकि अरावली के ठीक ऊपर से कौन सी जाती है? 50 सेंटीमीटर वाली जाती है। और फिर इससे पूछ लें कि उसके समांतर कौन सी जाएगी, तो 40 सेंटीमीटर जाएगी। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का अन्य नाम भी है महान भारतीय जल विभाजक रेखा। इसको क्या बोलते हैं? महान भारतीय जल विभाजक रेखा। थार के रेगिस्तान का आगे बढ़ना थार मार्च कहलाता है। इसका प्रारंभिक बिंदु या इसका शुरुआती पॉइंट कौन सा है? नाचना गांव जैसलमेर को माना जाता है। किसको? नाचना गांव जैसलमेर को। आगे चलते हैं, थार मरुस्थल का सबसे ज्यादा फैलाव जैसलमेर में है और सबसे कम कहाँ पे है? झुंझुनू में है। और सर्वप्रथम मरुस्थल की परिभाषा है वो अबुर विले ने दी थी। किसने दी थी? अबुर विले ने दी थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी देख लेते हैं। अब अपने पीछे ये देखा था कि बरखान किसे कहते हैं, वो कई बार पूछ लेते हैं। तो इसमें कुछ और तथ्य हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, अभिनति, 2 रेत के टीलों के बीच की भूमि है वो अभिनति कहलाती है। तो टीलों के बीच की स्थिति अभिनति, जैसे ये 2 टीले हैं, ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच की जो स्थिति इसको अभिनति बोलते हैं। और पलाया, जब अभिनति में वर्षा जल, अब ये बीच की स्थिति, इसमें वर्षा जल होगा, वर्षा होगी तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, इस पलाया बोलते। कई बार ये नहीं बोलते कि पलाया झील लें, तो ये झील के आकार का बन जाता है, फिर झील सी बन जाती है तो इसे पलाया बोल देते हैं।
रन या टाट। अब पलाया से पानी सूखने, अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, तो उससे जल का अवशोषण होगा तो पानी सूख जाएगा। तो पलाया से जो पानी सूखने पर जो यहाँ पे जो कीचड़ या दलदल बचेगा तो उसे क्या बोलते हैं, रन या टाट बोलते हैं। और इसी दलदल ये और ज़्यादा सूख जाएगा तो एक मैदान की स्थिति हो जाएगी ना, यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा और ये दलदल भी सूख जाएगा तो मैदान की स्थिति हो जाएगी। तो उस दलदल खत्म होने के बाद का बना मैदान उसे बालासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, बालासन बोलते हैं। फिर आते हैं खंडेन। जब अवनति में खेती की जाए, अब ये मैदान बन गया तो इसमें खेती भी कर सकते हैं ना, तो वो खेती की जाए तथा यह सर्व खेती की जाए तो इसे खंडेन खेती बोलते हैं। और खंडेन सर्वप्रथम पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की थी। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन होता है, पूछने खंडेन कहाँ के प्रसिद्ध है, जैसलमेर की है, क्योंकि वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने यहाँ पे खेती शुरू की थी और ये सर्वाधिक जैसलमेर में होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रन होते हैं जिनको पूछ लेते हैं, तो सीधा पूछ लेते हैं कि ये रन कहाँ है, ये वाला पूछ लेते हैं। और सर्वाधिक रन कहाँ है, जैसलमेर में। पोखरण और भाकरी ये रन है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि ये पूछ लेते हैं कि पोखरण रन कहाँ पे है, भाकरी रन कहाँ पे है। तो पोखरण तो हमें पता है कि जैसलमेर में है, तो ये तो याद हो ही जाएगा। इसके साथ पोखरण और भाकरी कहाँ है, जैसलमेर में। फलोदी और बाप ये दोनों रन है, ठीक है, रन है। तो फलोदी और बाप ये अपन को वैसे भी याद है कि फलोदी और बाप कहाँ पे है, जोधपुर में है, तो ये याद हो जाए। फिर है थोब। थोब है ये बाड़मेर में है। थोब रन कहाँ पे है, बाड़मेर में है। और ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रन है। क्या है, थोब है वो सबसे बड़ा रन है। फिर है पड़ीहारा व ताल छापर। ताल छापर का अपन पता है कि चूरू में है, तो पड़ीहारा भी ताल छापर के साथ, तो पड़ीहारा और ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में है। फिर डेजर्ट त्रिकोण बोलते हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये क्या है, डेजर्ट त्रिकोण है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। याद रखना ध्यान से कि इसमें बाड़मेर शामिल नहीं है, बाड़मेर याद मत कर लेना। इसमें क्या है, जैसलमेर में जोधपुर है, बीकानेर है, तो डेजर्ट त्रिकोण। ये अपने भौतिक प्रदेश कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाई थी जिससे आपका मैंने रिवीजन करवा दिया है। अब एक पार्ट हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अब अगला पार्ट होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इस हिसाब से हम नोट से रिवीजन करते जाएंगे, जो कुछ भी समझाने लायक होगा मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।